नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज हम बात करेंगे नीट एग्जाम की। नीट एग्जाम बेहतर तरीके से हो, इसके लिए एनटीए तैयारी कर रही है। तो दिल्ली की बात करें, जहां पर 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन परीक्षा केंद्रों में छात्रों और अभिभावकों को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर दिल्ली सरकार की भी अपनी तैयारी है। इन्हीं विषयों पर, इन्हीं मामलों पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। दिल्ली में होने वाली नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने छात्रों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खास तैयारियां की हैं। बढ़ती गर्मी और परीक्षा के दबाव के बीच सरकार ने राहत देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जिनमें ओआरएस, शिकंजी, साफ पेयजल की व्यवस्था प्रमुख है। इसके साथ ही इस बार अभिभावकों की सुविधा का भी सरकार ध्यान रख रही है। 21 जून को होने वाले नीट एग्जाम के लिए इस बार दिल्ली सरकार ने एक विशेष व्यवस्था की है। दरअसल एक तरफ ये घोषणा कर दी गई है कि नीट वाले दिन जो परीक्षार्थी हैं उनको फ्री जो डीटीसी है बस उसकी सुविधा मिलेगी, और दूसरी तरफ एक बड़ी घोषणा ये भी कर दी है कि सरकार की तरफ से जो परीक्षा केंद्र है 97 जो परीक्षा केंद्र है दिल्ली में, उन सभी परीक्षा केंद्रों के पास में कूलिंग जोन बनाए जाएंगे, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये राहतमंद होगा। साथ ही साथ जो परीक्षार्थी है जो एग्जाम देने आएंगे उनके लिए भी वहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं होंगी। वहाँ पर बैठने की व्यवस्था होगी, साथ ही साथ जो ठंडा पानी है उसकी सुविधा मिलेगी, मेडिकल सुविधा रहेगी। तो विवादों में घिरी नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने इस बार खास व्यवस्था करने का दावा किया है। राजधानी के परीक्षा केंद्रों के बाहर और आसपास विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसी भी छात्र को गर्मी या थकान के कारण परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार की तरफ से सभी परीक्षा केंद्रों पर ओआरएस, नींबू शिकंजी, ठंडे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसका उद्देश्य है परीक्षा देने आए छात्रों को डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचाया जा सके। दिल्ली सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि परीक्षा वाले दिन सभी केंद्रों पर पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता रहे और किसी भी स्थिति में छात्रों को बाहर भटकना न पड़े। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर छाया और बैठने की व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है। इस पहल को लेकर प्रशासन का कहना है कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में लाखों छात्र शामिल होते हैं और ऐसे में उनकी सेहत और सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। खासकर जून के मौसम में जब तापमान लगातार बढ़ रहा है, तब इस तरह की व्यवस्था छात्रों के लिए राहत साबित होगी। नीट एग्जाम के लिए दिल्ली में खास तैयारी। दिल्ली में 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों के बाहर कूलिंग जोन बनाए जाएंगे। ओआरएस, शिकंजी और प्राथमिक चिकित्सा का इंतजाम रहेगा। अभिभावकों के लिए स्पेशल वेटिंग जोन बनाया गया है। नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पहली बार है जब परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वालों के साथ साथ उनके माता पिता और परिजनों के आराम और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कूलिंग जोन बनाए जा रहे हैं, जहां उनकी बैठने की व्यवस्था होगी। स्वच्छ पेयजल, शिकंजी जैसी आवश्यक और जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। दिल्ली में नीट परीक्षा के लिए कुल 97 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 69 सरकारी स्कूल में और 28 केंद्रीय विद्यालयों में हैं। इन परीक्षा केंद्रों के आसपास जिला प्रशासन की तरफ से विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं, जहां अभिभावकों और परिजनों के बैठने, आराम करने और गर्मी से राहत पाने की समुचित व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि हर साल लाखों परिवार अपने बच्चों के भविष्य के सपनों के साथ परीक्षा केंद्रों में पहुंचते हैं। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी तो केंद्र के भीतर होते हैं, लेकिन बाहर कई घंटे तक वेट कर रहे माता पिता की चिंता, धूप, गर्मी और असुविधा पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। दिल्ली सरकार ने इस मानवीय पहलू को समझते हुए फैसला किया है कि परीक्षा के दिन अभिभावकों को असुविधा का सामना न करना पड़े। परीक्षा को लेकर दिल्ली सरकार की पहल छात्रों और अभिभावकों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि परीक्षा के दिन ये व्यवस्थाएं कितनी प्रभावी साबित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करो, उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं, सवाल, उस पर नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल, नीट को परीक्षा को लेकर दिल्ली कितनी तैयार है? ये पहला प्रश्न। दूसरा सवाल, सरकार की कोशिश धरातल पर क्या कामयाब होगी? वो तो वही किस तारीख को पता चल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, लाखों बच्चे हैं जो परीक्षा देंगे, उनकी सुविधा का सरकार कैसे ख्याल रखेगी और उनको किस तरीके से सरकार सुविधा देगी? क्योंकि परीक्षा तो एनटीए करवा रहा है, लेकिन जिन जिन जगहों पर परीक्षा होगी वहां पर छात्रों, अभिभावकों को समुचित व्यवस्था देना
राज्य सरकारों का काम है, तो दिल्ली सरकार कैसे अपने इस व्यवस्था को अमली जामा पहनाएगी, इस पर हम बात करेंगे। सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त चर्चा में जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। वैभव श्रीवास्तव हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अनित सिंह हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। और निपुण आलम बायन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला प्रश्न शुभेंदु जी आपसे शुरू करता हूं सर, क्या इंतजाम है सरकार के दृष्टिकोण से, क्योंकि जब परीक्षाएं होती हैं तो परीक्षाओं को लेकर कई अनियमितताएं हुई हैं, वो एक अलग विषय है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, वो दूसरे लेवल की एक बात है। लेकिन परीक्षा के दौरान, परीक्षा के दिन, परीक्षा के वक्त, परीक्षा सेंटर तक पहुंचने में जो बच्चों को दिक्कत होती है, हालांकि दिल्ली में उस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं है, बट फिर भी जो बच्चे हजारों या लाखों की संख्या में होंगे, उनके अभिभावक होंगे, उनको सरकार किस तरीके से मदद करेगी, किस तरीके की व्यवस्थाएं उनके लिए करेंगी ताकि दिन इस भीषण गर्मी में उनको परेशानी ना हो? धर्मराज जी नमस्कार, अनिल भाई को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद देखा तो नमस्ते और कर लेता हूँ। अरे हाँ, आपने मेरे दिल की बात कह दी, बड़े दिनों बाद आए डॉक्टर साहब। और वैभव जी तो परसों ही मिले थे, फिजिकली रूप में देख लिया मैंने, तो उनको भी नमस्ते। आलम जी से बात तो अच्छी है ही है। अब मैं विषय पे आता हूँ। विषय ये है कि एक तो 21 जून है, पहले तो बड़ा दिन कहलाता है, योगा डे कहलाता है, और गर्मी भी चरम सीमा पर होती है, पीक पर होती है। तो अच्छी बात यह है कि 21 जून को दिन रविवार है, तो ट्रैफिक नहीं होगा। और तो ट्रैफिक वाला एक विषय है। और साथ में जितने जहां पे भी ये एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर, क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा कि जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को, बेटी को या बेटे को लेके आता है, तो वो 2 लोग आते हैं, 1 लोग आते हैं, कोई ना कोई साथ में रहता है सपोर्ट के लिए। और फिर वो लगातार कुछ घंटे जब तक वो एग्जाम चलता है वो वहीं रहता है। तो ऐसे समय पर मेरा मानना है कि जो अभिभावक है वो तो परेशान होता ही है, क्योंकि वो कभी एक घर इधर जा रहा है, कोई काम भी नहीं है, जा भी नहीं सकता है, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद वापस लेके जा रहा है। तो ऐसी विचार आया, और पीछे लगभग 2 हफ्ते पहले एक बैठक हुई दिल्ली में भी, और कहा गया कि क्या हम इसमें कुछ व्यवस्थाएं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने विचार किया, और विचार के बाद कुछ चीजें आई कि जहां पर एक तो बैठने का स्थान हो, कुछ जगह कूलर, और कुछ जगह पे हम लोगों ने जहां पे कनेक्शन हो सकता है, कोई टेंट लगाने की जरूरत पड़ रही है तो वहां पे टेंट लगवाया जा रहा है। कुछ जगह एसी की भी व्यवस्था करवाई गई है, पर लगभग सभी स्थानों पर कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं हैं। पानी पीने की व्यवस्थाएं हैं, वहां पे ORS वाटर रखा गया है, और साथ में कुछ जो वहाँ के जो लोकल मंडल हैं हमारे, उनको कहा गया है कि हम इस समय पर उनको कुछ फ्रूट्स टाइप की चीज दे सके, जो स्वाद में हो, आम हो, इस तरीके की चीज दे सके। तो उसकी भी व्यवस्था कराई जा रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्कूल बहुत दूर होते हैं, और स्कूलों की दूरी होने के कारण वहाँ आसपास कोई मार्केट नहीं होती है, कुछ खाने को नहीं मिलता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्थाएं करी जा रही हैं। और साथ में हमने लगभग सभी सेंटर्स के पास एक इमरजेंसी वैन लगाई है, जिसको हम एम्बुलेंस कहते हैं। एम्बुलेंस टाइप की वो वैन है। उसमें यदि किसी की कोई तबीयत खराब हो, कोई बालक जो विद्यार्थी हो जो एग्जाम देने आया वो, या फिर कोई पेरेंट्स भी क्यों ना भी साथ में, कई बार उनके साथ भी बच्चे भी आ जाते हैं, वो भी बीमार हो सकते हैं, किसी के साथ दादा दादी भी आ जाना चाहते हैं तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसे सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, बिना राजनीति किए हुए, मैं खाली इस विषय पर ये रखना चाहता हूं कि ये एक ऐसा विषय है जब हमको पेरेंट्स को, विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए। अभी हमारे जो विरोधी प्रवक्ता हैं वो कहेंगे कि नीट का एग्जाम क्यों हो रहा है, पहले ये होना ही नहीं चाहिए था। ये सब विषय दूसरा है। अब एग्जाम हो रहा है तो हम उसमें क्या उनको सहूलियत दे सकते हैं, इस पर ध्यान देने का विषय है, और इसी पे आज हम चर्चा करें। ठीक है। वैभव, आपके पास आता हूं। जो
राज्य सरकार की तरफ से जो राज्य सरकार कर सकती है, जिस तरीके की व्यवस्थाएं कर सकती है, तैयारी कितनी अच्छी है नहीं है, ग्राउंड पर क्या इंप्लीमेंट हुआ वो 21 को पता चलेगा। लेकिन जो तैयारी सरकार की तरफ से कर रही है उससे आप लोग खुश हैं या आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ और बेटरमेंट हो सकता है? आप लोगों की तरफ से कुछ अगर सुझाव आते हैं तो आने चाहिए। ये धर्मराज जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और जो भी दर्शक मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। धर्मराज जी, आज गुजरात के एक और छात्र काहन पटेल ने खुदकुशी कर ली। नीट का वो एस्पिरेंट 17 साल का बच्चा, इनकी कुरीतियों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की वजह से और इनके मिस गवर्नेंस की वजह से वो 17 साल का युवा आज उसने खुदकुशी कर ली। कल शिवानी यादव लखनऊ, उसके साथ भी यही हुआ। अभी तक 11 बच्चों ने इनके नीट के सिंगल हैंडली जो इन्होंने क्योस किया उसकी वजह से 11 छात्राओं में ने अभी तक खुदकुशी कर ली है। कौन जवाब दे है उसका? सवाल किससे पूछा जाएगा? हिंदी में एक कहावत है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें ईडी पार्टी को, चंदा चोर पार्टी को ये बताना चाहिए कि किस तरीके से लगभग 22 लाख बच्चों का फ्यूचर ऑन स्टेक रखने के बाद अब इनमें ये नैतिकता बची है, ये शिकंजी और पानी पिलाएंगे, वहां हवा करेंगे बैठ के। किस तरह का मजाक किया जा रहा है हमारे बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ। ये जो फैसिलिटीज दी जाती है, चाहे ऑन सेंटर, ऑन प्रीमाइसेस या उसके इर्द गिर्द, ये सरकार की नैतिकता है। अभी तो कुछ दिनों, अभी ये नई बात क्या है धर्मराज जी, कूलिंग सेंटर्स तो पूरे दिल्ली में बनाए गए ना, रेखा गुप्ता जी ने। वहां पे उनको प्याऊ पानी पिलाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। वो कूलिंग सेंटर पता नहीं कहाँ है, मैंने नहीं देखा, हो सकता है आपने देखा हो, मैंने तो नहीं देखा अभी तक। लेकिन मान भी लेते हैं, इन्होंने तो कूलिंग सेंटर्स बना दिए थे पूरे दिल्ली में। अब ये कूलिंग सेंटर्स या वहां के एग्जाम सेंटर्स के बाहर बनाने, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। सरकार का कर्तव्य है कि अभिभावकों और उनसे जुड़े जो भी लोग हैं उनको सहूलियत पहुंचाए। लेकिन क्या सहूलियत पहुंचाई? आपको क्या, आप में इतनी नैतिकता बची? उन 22 लाख बच्चों की आंख में आंख डाल के मोदी जी या कोई बोल पाने की हिम्मत है आप लोगों की? आप लोग ईडी, हमने जैसे अरविंद केजरीवाल हमारे नेता ने बताया कि ये जो ईडी पार्टी जो है, ये नीट एस्पिरेंट्स का जो पैसा गबन किया है, पैसे बेचने में जिनके नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के नाम आए ना सामने, जो पैसा आया वो पैसे से एमएलए और एमपी खरीदे जा रहे हैं खुलेआम। शिवसेना में जिस तरह से 6-6 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़ का बोली लग रही है, ये उनके पेपर बेच के खाए जा रहे हैं, बेच के खरीदे जा रहे हैं। इसलिए उन 22 लाख बच्चों से, उनके माता पिता से आंख में आंख डाल के शर्मिंदा होना चाहिए। ईडी पार्टी को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान, जिसके नकारेपन की वजह से काम हुआ, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तब ये जनता विश्वास करेगी कि आप लोगों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, मैं अनित जी के पास जाऊंगा, उस पर जल्दी से 30 सेकंड शुभेंदु जी कुछ कहना चाह रहे, कह लीजिए, फिर मैं जाता हूं अनित जी के पास। देखिए, मैं यही कहता हूं, यही तो नफरत की दुकान है। विषय क्या है कि री एग्जाम नहीं है कि क्यों हुआ, उस विषय पर चर्चा कई बार कर चुके हैं और लगातार करते आ रहे हैं। अब कह रहे हैं उसका पैसा हमने कमाया और उसका पैसा वोटर को और एमएलए को खरीदने में लगाया जा रहा है, और इन्होंने आज तक देखा ही नहीं कि जो पानी शिकंजी पिलाई जा रही है। अरे साहब, देखना चाहोगे तो देखोगे, एक अच्छी चीज हो रही है, कम से कम विपक्ष में रहते हुए सकारात्मक रूप से वैभव बोलो कि ये काम यदि होता है तो अच्छा होता है। 22 लाख बच्चों के हमेशा गाली देना, हमेशा गाली देना, बीजेपी वालों के कुशासन की वजह से काम हुआ है। माफी मैं क्या कर रहा हूँ, पीएम ने, क्या मोदी जी ने माफी मांगी? वैभव क्या धर्मेंद्र प्रधान ने माफी मांगी? क्या मोदी जी ने माफी मांगी? नहीं है, विषय ही नहीं है ये वैभव, विषय बिल्कुल विषय नहीं है ये, विषय बिल्कुल टॉपिक नहीं है ये, बोलेंगे इसके ऊपर बहुत आपके पानी और शिकंजी पे बहस करेंगे यहाँ बैठ के, या आपके पानी और शिकंजी पे बहस करेंगे बैठ के। बिल्कुल, आपको ये बताना चाहिए आपके पानी पिलाने और शिकंजी पे हम आपकी हवाई ताली बजाएंगे। बच्चों का भविष्य 11 लोगों ने खुदकुशी की है, 11 बच्चों ने खुदकुशी की है, बताना चाहिए उनके परिवार को। उन 11 बच्चों में से कौन जवाब देगा उन 11 बच्चों के परिवार को? क्या एक भी बीजेपी का घर मिलने? क्या मैं बता रहा हूँ, गए उनके 11 बच्चों में से किसी के घर में बताना चाहिए अनुभूति दिखाएं?
एक शब्द आपको निकला ये मोदी जी बताना के मुंह से? चाहिए कि पंजाब में क्या मोदी स्टूडेंट जी के के मुंह से ऊपर शब्द निकला? 11 लाठीचार्ज बच्चों क्यों की किया? मृत्यु हो गई, हत्या हो गई आपकी गवर्नेंस की वजह वैभव पे। जवाब दो, वैभव जवाब 11 दो बच्चों की कि हत्या का लाठीचार्ज जिम्मेदार क्यों कौन है? किया आप वहां पे जवाब यूथ के दीजिए। ऊपर? 11 बच्चों की यूथ हत्या के का ऊपर जवाब कौन लाठीचार्ज चलिए देगा? ठीक है ठीक है ठीक है शुभेंदु जी, शुभेंदु जी ठीक है ठीक है शुभेंदु जी, वैभव ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया होगा। गाली देने का काम दोनों करिए। ठीक है ठीक है, झगड़ा नहीं करना सर, झगड़ा नहीं करना, दोनों को ऑडियो गिरा दीजिए। अनित जी को मैं लगा सर, देखिए अब इनके जो भी इश्यूज हैं, मूल विषय है एक तो परीक्षा क्यों दोबारा हो रही है, इस पर जब से परीक्षा रद्द हुई है अब और टिल डेट उस पर चर्चा हो रही है। और एक बड़ा सेक्शन है इस देश में जो विपक्ष ही नहीं, जो सत्ता पक्ष से भी अलाइंड है, वो भी शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री उन पर क्वेश्चन रेज कर रहा है, वो सवाल स्टैंड करेगा, उस पर मैं नहीं जा रहा। मूल प्रश्न है कि अब जो परीक्षा हो रही है उसको लेकर जो तैयारियां हो रही हैं स्टेट की तरफ से, स्टेट की विशेष तौर पर बात कर रहा हूं, उसमें आपको कोई कमी बेसी लग रही है? आपको लग रहा है कि नहीं आपका अपना अनुभव होगा कि इसमें क्या कुछ और बेटरमेंट किया जा सकता है? धर्मराज जी, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। और मैं शुभेंदु जी को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप हमें अपना विरोधी नहीं समझिए, हम लोग आपके साथ हैं। आप कोई अच्छा काम करें तो हम दिल खोल कर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में थी तो शुभेंदु भाई और मैं सरकार की खिंचाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन आज शुभेंदु भाई जब सरकार की पक्ष दे रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो शिक्षा व्यवस्था की मूलभूत खामियां हैं उसको आप नींबू पानी और शिकंजी देकर दूर कर सकते हैं क्या? मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जो आप, मेरे पास एक नीट के एस्पिरेंट के पेरेंट्स मेरे पास आए ट्रीटमेंट करने के लिए। जब ये परीक्षा रद्द हुई थी तब उन्होंने कहा कि मैंने 3.5 लाख रुपए कोटा में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिया है और ये परीक्षा रद्द होने के बाद अब ये फिर से होगा। हमें क्या दिया जा रहा है? बस के पासेस, ट्रैवलिंग फ्री हो जाएगी। आप उनसे पूछिए कि जब बच्चा वापस कोटा जाएगा तो वहां रहने खाने का पैसा कौन देगा? वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट को फिर से ज्वाइन करने का 1-2 महीने का जो एक्स्ट्रा टाइम हो रहा है उसका पैसा कौन देगा? जो बच्चे के माँ बाप अपने वर्तमान को कट करते हुए बच्चे के भविष्य का ध्यान रखते हुए अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं, क्या आप उनको नींबू पानी और शिकंजी देकर उनको प्रलोभन दे सकते हैं? आप इस मुगालते में नहीं रहिए। देखिए, मैं आपके सामने धर्मराज जी दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि इसका ट्रायल पहले भी हो चुका है। आप मध्य प्रदेश में व्यापम नाम का एक घोटाला हुआ था, वहां 50 जिंदगियां चली गई। आज तक आपको पता है कि वहां पे उस समय की जो सरकार थी उसमें किसी ने इस्तीफा दिया? किसी भी मंत्री के कोई जेल गया? मुख्यमंत्री ने कभी उसके बारे में जवाब दिया? नहीं दिया। आज भी वही वाकया दिल्ली में नेशनल लेवल पर दोहराया जा रहा है। हमें पूछने की जरूरत है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की क्या क्या खामियां हैं। आप इनसे पूछिए कि जो दिल्ली की बात करते हैं, मैं रोजगार उत्पन्न करने की बात करता हूं। पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली रोजगार पैदा करने के लिए एक नर्व सेंटर है हिंदुस्तान का। इनसे पूछिए कि आज दिल्ली के सारे व्यवसाय बाहर के बगल के पड़ोसी राज्यों में क्यों जा रहे हैं? दिल्ली में सबसे महंगी बिजली है इस समय कमर्शियल की। आप पूछिए कि दिल्ली सिर्फ और सिर्फ रहने का एक ठिकाना मात्र रह गया है, रोजगार उत्पन्न करने की उसकी क्षमता खत्म हो गई है। हिंदुस्तान में 9.2% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर हम ग्रेजुएट्स की बात करें तो 35% हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स इस समय बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। क्या ये सब आंकड़े आपके शिक्षा मंत्री को दिखाई नहीं देते हैं? प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देते हैं? एक शब्द उन्होंने कभी भी बोला हो रोजगार के लिए? आप पूछिए। जो जुमले थे वो भूल जाइए। 2 करोड़ नौकरियों की बात करने वाली सरकार आज एक शब्द, उनके मुखिया एक शब्द नहीं बोल सकते हैं रोजगार के मामले में। क्या ये हमारे शिक्षा व्यवस्था की खामी नहीं है? हमें जानने की आवश्यकता नहीं है कि जिस सरकार का बजट 45 लाख करोड़ हो चुका है उसमें सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जो जवाबदेही होती है, जो उसका बजट का एलोकेशन होता है, वो स्नेह लगातार पिछले 12 सालों में कम क्यों होता जा रहा है? जो 2.5% शिक्षा पर खर्च होता था वो 1.93% इस समय खर्चा हो रहा है हमारी जीडीपी का। क्या आपको लगता नहीं कि सवाल पूछने की जरूरत है? और सबसे बड़ी संसार करने वाली बात क्या है कि अभी इन्होंने बताया हमारे मित्र ने कि 11 बच्चों ने खुदकुशी कर ली है।
मुझे कल का पता था कि लखनऊ में एक बेटी ने खुदकुशी कर ली थी, आज तो मुझे नहीं पता था। लेकिन आज ये खुदकुशी नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग्स है। मैं पूरी जवाबदेही के साथ बताना चाहता हूं कि अगर कोई फिल्म बनाई जाए तो उसमें सारे कंपोनेंट इस समय की बीजेपी की सरकार में दिख जाएंगे। एक्सटॉर्शन किया जा रहा है पेरेंट्स का, एक्सटॉर्शन के साथ साथ उसमें किलिंग्स भी हो रही है, और आज ये इमोशनल गेम खेला जा रहा है शिकंजी का। क्या है शिकंजी? इस बात पे हम डिबेट कर रहे हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है बच्चों की, उसको दूर करने की बात करिए। किस तरीके से क्यों कोई बच्चा उठ के कोचिंग माफियाओं के पास जा रहा है? शिक्षा व्यवस्था की बात करिए। दिल्ली में 50% स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं होती है, क्या शिक्षा व्यवस्था है? यही सवाल हम और सुवेंदु भाई मिलकर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ पूछा करते थे कि दिल्ली जो फ्लैगशिप शहर है हिंदुस्तान का, जिसमें 10th के रिजल्ट जब आते थे तो वो यहाँ के बच्चे टॉप 5 में हुआ करते थे, चेन्नई के साथ कंपटीशन हुआ करता था। लेकिन आज दिल्ली टॉप 10 में कहीं स्टैंड नहीं करती है। क्या रीजन है? साइंस की पढ़ाई नहीं है, या हमारे पास प्रिंसिपल्स नहीं है। हमारे मूलभूत सवालों को एड्रेस करने की जरूरत है। हम नींबू शिकंजी नहीं, हम गर्मी में जो पेरेंट्स लेकिन हमारे बच्चे का भविष्य चाहिए, उनको ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के तरीके चाहिए, जो सरकार करने में पूरी तरीके से असफल हो रही है। हमारी जो भी आपने देखा होगा कि विदेशी निवेश लगातार कम हो रहा है, यहाँ के जो उद्यमी है वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग रहे हैं, बाहर के देशों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। क्या रीजन है? सरकार नहीं बोलेगी, निर्मला सीतारमण जी नहीं बोलेंगे, नरेंद्र मोदी साहब तो बोले कुछ, इतनी मौतें हो रही हैं। यही है जो परीक्षा पर चर्चा करते हुए आते थे, बड़े बड़े टीआरपी शो ऑर्गेनाइज किए जाते थे। आज कहाँ है प्रधानमंत्री मोदी? उनके मंत्रिमंडल का एक भी मंत्री इस समय एक शब्द बोलने के लायक नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान क्या इतने किस तरीके की सरकार हो चुकी है, बेशर्मी की हदें पार हो चुकी है कि पूरे देश में टर्मोइल हुआ है। 22 लाख बच्चे, करीब 88 लाख लोग सड़कों पर हैं, लोगों परेशान हैं, और एक मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है। 70 एग्जाम के पेपर लीक हो चुके हैं धर्मराज जी। मुद्दा ये है, सवाल ये है, आप नींबू शिकंजी में पीछे के मुद्दे को ठीक है सर, प्रयास नहीं करिए। मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार और उसके मंत्रीगण एक भी सवाल का जवाब दें। क्यों धर्मेंद्र प्रधान इतने इंडिस्पेंसिबल है? क्या उनकी क्या लायकियत रही है हमने 12 सालों में जो देखा हो, जिसकी वजह से आप उनको निकाल नहीं सकते हैं? एक के बाद लगातार पेपर लीक होते रहे, कहीं तो कहीं जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ा जाएगा, पर ये सरकार में अफसोस वो बात नहीं रही है। धर्मेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से लोगों को एक अपील करना चाहूंगा कि सारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के ऊपर आप अनड्यू प्रेशर नहीं डालिए। ये सिस्टम सिलेक्शन का नहीं है, रिजेक्शन का है। गौर से समझिए, बच्चे एक जीते जागते इंसान हैं, उनको आप प्रेशराइज नहीं करिए। मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपनी जिंदगी में एक्सेल करेंगे, और बच्चों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि कोई एग्जाम आपकी लाइफ का अंत। चलिए सर, ठीक है। डॉक्टर साहब मैं आता हूं आपके पास। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। निपुण जी आपके पास में आ रहा हूं सर। देखिए, पॉलिटिकल लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी। अब आता हूं, एक तो विषय वो हमेशा खड़ा रहेगा, परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हो रही हैं। नीट का पेपर दोबारा क्यों हुआ? जैसे अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने क्वेश्चन रेज किया कि 2 महीने तक जो उनका खर्चा पानी, जो बाहर लड़के रह रहे होंगे, तैयारी, रहने का, खाने पीने का, उनका भार किसके सर पे जाएगा? क्योंकि सब तो उस बैकग्राउंड के नहीं हैं, एक एक दिन काटना मुश्किल होता है। मेरा मूल प्रश्न जो आज हम जिस मुद्दे पे बात करें वो उससे इतर किस तरीके से एग्जाम्स, एक तो जो पूर्व में गलतियां हुई हैं वो गलतियां ना हो, इसकी देखरेख एनटीए करेगा जो परीक्षा संचालित करवा रहा है। सेंटर्स में छात्रों को कई प्रकार की असुविधा होती है, उन असुविधाओं को लेकर सरकार का अपना काम होता है। सरकार की कोशिश यही है कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, जो वो कर सकते हैं, जो डिलीवर किया जा सकता है, उसको वो डिलीवर करें। आप पूरे कन्वर्सेशन में जो पॉलिटिकल लोगों ने कहा उस पर भी, और जो मेरा प्रश्न है उनको जोड़ते हुए आपका अपना मत क्या है? देखिए धर्मराज जी, मैंने सुना और मैं ये बात मानता हूं कि जो ये विषय है वाकई बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही संजीदगी भरा विषय है। क्योंकि युवा जो है वो किसी भी देश की एक एसेट होते हैं, और निश्चित रूप से उनका विषय आने वाली पीढ़ी यानी कि आने वाले दौर को तय करता है। और हम जानते भी हैं कि हमारे पास में जब हम यूथ की बात करते हैं
तो 65% हमारे पास में यूथ है, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो निश्चित रूप से इसका विषय बहुत चिंता का विषय है। और जाहिर सी बात है, नीट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो आफ्टर 12th होता है। तो यानी कि जब बच्चा किशोर अवस्था से युवा अवस्था में आ रहा है, तो उस दौर में अगर इस प्रकार की खामियां होती हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक सिस्टम पे से विश्वास डोलता है। लेकिन अभी जो बात है, मुझे एक जो रेखा गुप्ता जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की, मैं उससे एक बात तो मैं बड़ा आश्वस्त हुआ कि पहले केवल बच्चे को ही माना जाता था कि वो एग्जाम दे रहा है। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं परीक्षा प्रणाली में अभिभावक को भी जोड़ा गया है। और मानता हूं कि ये कोई सुधार का विषय नहीं कि आपने शिकंजी पिला दी, ORS पिला दिया। मैं मानता हूं कि स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी परीक्षा में होना ये निहायत आवश्यक है। इसको हम एक प्रक्रिया के लिए मान सकते हैं कि सुविधा हो सकती है, लेकिन ये विकल्प नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक ठीक है, कम से कम ये तो हुआ कि बच्चे के साथ साथ में अभिभावक को भी इस प्रणाली से जोड़ा गया। भाई टोटल 22 लाख बच्चे पूरा नीट का एग्जाम देते हैं। दिल्ली में मान के चलते हैं कि करीब 60-70 के हजार, यानी 70,000 के आसपास बच्चे दिल्ली में एग्जाम देंगे, जिनके 97 सेंटर बनाए गए हैं। अब बात यहाँ पर उठती है कि जो बात है, देखिए मैं इस कदम का मैं स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कदम केवल और केवल पर्याप्त बिल्कुल भी नहीं। ये ठीक है, एक सुविधा के रूप में हमने दे दिया। सही समाधान वही है कि आपको परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लानी होगी। जो गलती किया है उसको सजा भी देनी होगी। देखिए, हम केवल नैतिक बातें करें और नैतिक बातें करके हम सोचे सुधार आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, आने वाला नहीं है। एक तो सुनिश्चितता होनी चाहिए, दायित्व निश्चित होना चाहिए। ये गुड गवर्नेंस का हम लोग बोलते भी हैं कि उत्तरदायित्व और पारदर्शिता, ये दो ही पिलर हैं। तो जिसकी गलती है उसको पनिश मिलना चाहिए, क्योंकि सुधार हमेशा कानून से आता है। पर दूसरी बात देखिए, कई बार क्या होता है धर्मराज जी, हम लोग अच्छी बातें करते हुए, मैं विपक्ष को मानता हूं कि लोकतंत्र का आधार होता है, वो अगर सजग होता है तो सरकार सचेतती है। लेकिन जब विपक्ष में बातें थोड़ी बहकी करने लग जाता है ना, तब मुझे थोड़ा सा होता है कि इतने महत्वपूर्ण और संजीदा विषय को आप पॉलिटिकली कैसे तोड़ मोड़ दे रहे हैं। आप सोचिए कि नीट का फॉर्म भरने में एक जनरल बच्चे का 1700 रुपए, ओबीसी का है 1400 रुपए और SC/ST से तो 1000 रुपए। टोटल कलेक्शन जो नेट के पास होता है, NTA के पास में, वो करीब 300 करोड़ के आसपास होता है। और पूरी परीक्षा कराने में NTA का खर्चा इतना ही 300 करोड़ के आसपास होता है। आप ये कह रहे हैं कि उस पैसे का इस्तेमाल वो MP को, विधायक को खरीदने में हो रहा है। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने उस मामले को एक राजनीतिक रंग दे दिया, जबकि राजनीतिक रंग नहीं। आपके लिए यही बड़ा मुद्दा था कि शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए, आप उसको पॉलिटिकली जोड़कर कहीं ना कहीं छात्रों के साथ आप मजाक कर दे रहे हैं। ये मुझे थोड़ा सा पिंच हुआ जब भी डिबेट में मैंने देखा। दूसरी बात क्या था कि आप कह रहे बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बेरोजगारी कब से है इस पर हम चर्चा करेंगे, तो लंबी बहस इस पर भी हो सकती है। लेकिन आज मुद्दा केवल क्या था कि नीट के बच्चों के लिए या और भी जो पेपर लीक्स हो रहे हैं उसमें सुधार कैसे हो, उसमें रिफॉर्म कैसे हो, उसके लिए कुछ सकारात्मक विचार दीजिए ना कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का, यानी कि शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, मैं मानता हूं बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। अगर इस प्रकार की बात विपक्ष करता है तो हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं विपक्ष एक जिम्मेदारी तय करवाना चाह रहा है। लेकिन जब उसको राजनीतिक रंग देंगे, जब राजनीतिक तरीके से बात करेंगे, तो फिर वो मामला मुझे लगता है कि नहीं, तुम यहाँ भी छात्रों के हित को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं। और मैं अंत में यही कहूंगा कि सरकार के जो प्रयास है अभी नाकाफी है। अब इस सरकार को और प्रयास करना होगा। जहां जहां कमियां हैं, जो लूज होल हैं, केवल एयरफोर्स को लगा देना कि उसके माध्यम से पेपर जाएंगे, ये थोड़ा सा मुझे लगता है, थोड़ा सा हाथ से प्रसन्न लगता है, क्योंकि हमारी सेना बॉर्डर के लिए है और हमारा देश बहुत मजबूत है। हम डिजास्टर के लिए अलग से फोर्स बनाए हैं, हम पुलिस अलग से है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स अलग से है, हमारे पास में आर्मी अलग से है। तो इसके लिए मुझे लगता है परीक्षा प्रणाली के लिए भी जिस प्रकार का यूथ हमारे पास में है, उसके लिए अलग से हमको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार की खामियां या पेपर लीक, देखिए बिल्कुल सही बात है, केवल नींबू शिकंजी से कुछ नहीं होगा। परीक्षा प्रणाली में पेपर देना ही नहीं, बच्चा 1-2 साल तैयारी करता है, उसमें उसका अच्छा खासा पैसा जाता है। और धर्मराज जी, आप और मैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम तो इन परीक्षा प्रणाली से जुड़े रहे हैं कि रहने का खर्चा,
खाने का खर्चा, ट्यूशन फीस का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। बच्चे सुसाइड करते हैं तो मैं टीचर भी हूं तो मुझे बहुत वो भी होता है कि भाई ठीक है बच्चा अपनी फेल हो जाता है, बात अलग है, लेकिन उस सिस्टम की कमी के कारण अगर सुसाइड करता है तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का सबका दोष है, हमें उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। ठीक है शुभेंदु जी, अब मैं आपके पास आता हूं सर। देखिए जैसे बात आ रही है इसमें दो बार बार जो प्रश्न कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये समस्या है, इसको मैं दो हिस्से में डिवाइड करता हूं। एक हिस्सा जिसमें परीक्षा में पेपर लीक ना हो, अनियमितता ना हो, जिसको लेकर स्टेट का कोई अपना रोल नहीं, उसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता। जो पेपर कराने वाली एजेंसी है वो उनका पूरा दारोमदार है। एक तो उनका वो हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो स्टेट का आता है जहां पर परीक्षाएं हो रही हैं, तो यहां पर मैं रेखा गुप्ता सरकार ने एक व्यवस्था करने की कोशिश की है। जितनी भी बातें कही, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन दोनों ने रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से जो कोशिश हो रही है परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने उसकी आलोचना की है। उन्होंने परीक्षा जो संचालित करवाने वाली एजेंसी है उस पर उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है। और जब जब ऐसी व्यवस्थाओं की बात होगी तो एक जो सुई है उस दिशा की तरफ मुड़ेगी ही। शुभेंदु जी, देखिए मैं बड़े शांति से दोनों लोगों को जवाब देना चाहता हूं। अनिल सिंह जी बड़े वैज्ञानिक व्यक्ति हैं और इन्होंने कहा कि पेपर कैसे लीक हो जाता है और सरकारें इस्तीफा क्यों नहीं देती है। 2021, 2022, 2023 राजस्थान में 20 पेपर लीक हुए और लास्ट में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, शिक्षा मंत्री का हाथ आया कि इनके जिसको इन्होंने चेयरमैन बनाया था उस कमेटी का, उसके माध्यम से हुआ। ना ही गहलोत साहब ने रिजाइन किया, ना ही शिक्षा मंत्री जी ने रिजाइन किया, और आज अनिल जी हमसे बात कर रहे हैं। कोई भी सरकारें नहीं चाहती कि वो पेपर कोई लीक कराए, पर हाँ कहीं कोई सिस्टम में कोई ऐसा कोई मोल, कोई ऐसा रैट आ जाता है जो इस चीज को करा देता है। और हमने उस समय पर इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा व्यापन मध्य प्रदेश का, उसके बाद इनकी सरकार रही और कमलनाथ जी सरकार में रहे और मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी एक एफआईआर नहीं कराई, एक केस नहीं किया, एक जांच नहीं कराई। खाली टीवी चैनल के लिए बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए एक विषय ढूंढते हैं। एक अच्छी सकारात्मक जो चीज दिल्ली में हो रही है उसके जवाब में ये इन्होंने दो जवाब दिए। मेरा प्रश्न इनका यही है कि क्या कहते हैं अशोक गहलोत जी ने रिजाइन किया था या शिक्षा मंत्री जी जिनका सीधा सीधा हाथ मांगा आया था कि इनका हाथ हो सकता है, उन्होंने भी रिजाइन नहीं किया। नंबर 2, वैभव जी जो बात कर रहे हैं कि इसके पैसे में जो डबल पैसा किया गया और उस पैसे से उनके जो राज्यसभा के 7 लोग हैं वो उनको खरीद लिया गया। हमको शर्म आती है कि वैभव श्रीवास्तव ऐसा व्यक्ति होते हुए, वैज्ञानिक व्यक्ति होते हुए इन विषयों का जवाब इस तरीके से देता है। भाई दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। एक नीट परीक्षा का एग्जामिनेशन जो लोग करा रहे हैं उसको उन्होंने कराया है, अच्छी से अच्छा कराने की प्रयास कर रहे हैं। चलिए दूसरी शुभेंदु जी मुझे ना थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो चलिए एक बार फिर से अपने चर्चा की तरफ लौटते हैं। बात आज हम कर रहे हैं नीट परीक्षा जो 21 जून को होने जा रही है। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से, रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उसको लेकर विपक्ष के भी कुछ सवाल हैं। अब मैं शुभेंदु जी ने अपनी बात कह दी थी। हाँ वैभव, आपको कुछ कहना था। सवाल वही है कि आप इसको दो तरीके से इस मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं या नहीं, कि एक तो सरकार जो बच्चे परीक्षा देने आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था करना, और दूसरा जो पहलू है जिसका आप लोगों ने पूर्व में जिक्र किया, परीक्षा बेहतर तरीके से हो, पेपर लीक ना हो, जो अनियमितताएं आ रही हैं वो अनियमितता ना हो। पहले तो मैं शुभेंदु जी की बात तो रेस्पॉन्ड कर दूं जी। उन्होंने बिल्कुल ये बात सही बोली और इस बात से मैं उनके पूरी तरह से सहमत हूँ कि अशोक गहलोत जी रहे हो, उनके या कांग्रेस की गवर्नमेंट्स रही है, लगातार पेपर लीक्स हुए और व्यापम में भी जब घोटाला हुआ कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही है। तो जो शुभेंदु जी का पूछना है वो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में इस्तीफा नहीं हुआ था
तो कांग्रेस वालों में शर्म की कमी है, इसलिए हम भी बेशर्म बन गए, हमने भी इस्तीफा नहीं दिया। ये कहां से लॉजिक? टू रॉन्ग डजंट मेक अ राइट। अगर लगातार कांग्रेस इक्वली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पेपर लीक्स में जिस तरह हुआ, और उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ना कोई कोर्स करेक्टिव एक्शन नहीं, और भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर चली, उसने लंबी लकीर खींच दी। उन्होंने बोला तुम 5 लाख बच्चों का फ्यूचर खराब करोगे, हम 22 लाख बच्चों का फ्यूचर खराब करेंगे। होड़ मच गई कि कौन ज्यादा मिस गवर्नेंस के मामले में आगे बढ़ेगा। धर्मराज जी, नीट का जो पेपर लीक हुआ उसके बाद 3 पेपरों के मिस गवर्नेंस और लीक होने की खबरें आई हैं, और सीयूईटी में तो जो हुआ वो आपके कैमरे ने भी दिखाया, हम सबके सामने था, किस तरह से सर्वर, मतलब नीट के बाद सीयूईटी एक बहुत ही प्रीमियर एक तरह से टेस्टिंग हमारे टेस्ट होता है पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया। सर्वर्स नहीं चल रहे थे, पूरा का पूरा बैच निरस्त हो गया, उनको पता नहीं किस तरह से अपना एग्जाम देना पड़ा। मैं इनसे पूछता हूं, नीट ये करवाने जा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी या उनका कोई नेता इस बात की गारंटी दे पाएगा कि अब कोई पेपर लीक नहीं? क्योंकि इसी नीट पेपर लीक होने के बाद तो 3 गुजरात एसएसबी के पेपर लीक हो गए, यूपी में पेपर एक लीक हो गया, उस तरह सीयूईटी का मिस गवर्नेंस अपने सबके सामने था। तो ये इस बात की गारंटी नहीं दे पाएंगे कि क्या नीट के बाद अब कोई पेपर लीक नहीं होगा? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिस्टमैटिक जो आप एयरफोर्स का यूज करके एयरलिफ्ट करके पेपर मंगवाने जा रहे हैं, इतनी मतलब क्या जहां से पेपर छपते हैं वहां की कोई गुंजाइश नहीं, वहां से इन्होंने पूरा सिस्टम, ये जो एनटीए को तो सबसे पहले भंग कर देना चाहिए था। इतना नकारा सिस्टम बना रखा है एनटीए का, यहाँ पे उस पूरी बॉडी को भंग कर देना चाहिए। अभी नाम पढ़ना भूल गए होंगे शुभेंदु जी, मैं वापस से नाम पढ़ देता हूँ। विपुल दुबे, बेबी राम आपके सहयोगी एमएलए हैं निषाद पार्टी और भाजपा के, कन्विक्ट हुए, कन्विक्ट इनके ऊपर, किसमें? रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में पेपर लीक होने में। और आपके जो दिनेश बिवाल, जो जयपुर के बीजेपी के बड़े नेता थे, उनका तो नाम नीट में आया। कैसे नहीं माना जाए कि पॉलिटिकल पैटर्न ने जब तक खत्म, जिस तरह से राजनीतिक रूप से इनको जो पूरा इन लोगों को फलने फूलने का जो कारोबार पेपर लीक का बन रहा है, जब तक वो नहीं हटाया जाएगा, कैसे मान लिया जाए कि कोई पेपर लीक नहीं होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे ईडी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, इन लोगों में लगातार इस तरह के पेपर लीक हुए और दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। और अब बीजेपी सेंटर में है क्योंकि उनके पास ठेका है इन सारे पेपर्स को लीक करवाने का, तो इसलिए उनको आंसर देना पड़ेगा और उनको भरोसा देना पड़ेगा पूरी देश की जनता को कि अब वो पेपर लीक नहीं होंगे। अगर वो इस बात की गारंटी देने पाते हैं तो बोले। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल तो आपकी तरफ भी आया था, आप मुझे लगता है आप उसका जवाब देंगे। ये बड़ी चुनौती रही है, इसमें अगर हम बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी करें तो राजनीतिक गुंजाइश तो निकल जाएगी, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जहां बीजेपी की है, जहां कांग्रेस की है या सेंटर में, परीक्षाओं में अनियमितता रही है, पेपर लीक हुए हैं, और इसको रोकने के लिए कैसे मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, उसमें हम आज तक नाकाम हुए हैं, जिसका खमियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। धर्मराज जी, देखिए, सरकार इकबाल से चलती है। पेपर लीक होना, मैन्युअली इंटरवीन करना, किसी आदमी को अपने जमीर को बेच देना, ये मल्टी पार्टी अफेयर है। मतलब इसमें हजारों लोग इन्वॉल्व होते हैं एक नेशनल लेवल पे कोई भी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। इसमें कहीं त्रुटियां हो सकती हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, कहीं पेपर लीक हो सकते हैं, लेकिन वो रूटीन नहीं होता, वो एक्सेप्शन होता है। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि ऐसे 70 साल के इतिहास में तो आप ढूंढ डालेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है। सरकार की इकबाल पर कभी सवाल नहीं हुआ है। आज सवाल क्यों हो रहा है? क्योंकि आज जो देश के शिक्षा मंत्री हैं वो इंडिस्पेंसिबल बन चुके हैं। क्या उनको हटाना नहीं चाहिए? एक के बाद एक लगातार एक हफ्ते के अंदर 4 नेशनल लेवल के पेपर लीक होते हैं। क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? क्या उनको हटाना सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है? हम सवाल क्या पूछ रहे हैं? देखिए, सरकार का इकबाल इस समय चुनौती पर है। शिक्षा मंत्री रिस्पॉन्ड नहीं करता, प्रधानमंत्री इस बात का संज्ञान नहीं लेते हैं, एनटीए का एक अधिकारी सस्पेंड नहीं किया जाता है। किस तरीके का सिस्टम हम इजाद कर रहे हैं? सिस्टम को, प्रॉब्लम को एड्रेस करने की क्षमता होनी चाहिए।
पहले भी हुए होंगे प्रॉब्लम, लेकिन कोई बख्शा नहीं जाता था। पहले जो आपने जिस मंत्री की बात करे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं शुभेंदु भाई से कि आज तो आपकी वहां पे सरकार है, आपने कितने FIR कर दिए? वो पूर्व शिक्षा मंत्री जेल के पीछे क्यों नहीं है? देखिए, हम पॉलिटिकल चीजों में जाएंगे तो बड़ी चीजों को समझ नहीं पाएंगे। मैं आज आपके सामने मैंने हमारे नेता राहुल गांधी ने कल भी ये कहा था कि हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है। हमारा जो सिस्टम इनएफिशिएंट हो चुका है, उसको फिर से रिवाइव करने की क्या क्या आवश्यकता है। आप बहुत अच्छा एग्जाम भी कर लेंगे तो बच्चों का भविष्य कहां बना रहे? 3-3 हजार लोगों में आप 1,000 लोगों में आप एक इंजीनियर बना पा रहे हैं, 3-3 हजार लोगों में आप एक डॉक्टर बना पा रहे हैं, 1-1 लाख लोगों में आप एक IAS ऑफिसर बना रहे हैं। ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कैसे हो सकता है? 3.5 लाख करोड़ का स्टेक लगा हुआ है। ये आपकी जो मशीनरी है, जो आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, 5-5 डिपार्टमेंट का फंड से ज्यादा पैसा बच्चों के से एक्सटॉर्ट किया जा रहा है। हमने कल कहा था कि ये पूरा एक्सटॉर्शन का गैंग चल रहा है, इसमें शिक्षा माफिया से लेके शिक्षा का व्यवसाय करने वाले सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और आज देखिए, अभी हमारे मित्र भी कह रहे थे कि जो यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि बेरोजगारी कितनी है, इस पे डिबेट करेंगे तो लंबी जाएगी। मैं उनको बोलता हूँ ज्यादा लंबी जाने की जरूरत नहीं है। आप 12 साल पहले जाइए और आप देखिए कि बेरोजगारी का दर क्या था और अभी क्या है। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से इसमें हिंदुस्तान जूझ रहा है। इसमें किसी को कोई अतिशयोक्ति है क्या? सरकार के लाख स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, न जाने कितने प्रोग्राम करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब। वो बताएं डेटा के साथ कि कितने रोजगार पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में, क्यों लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और अभी पंजाब की बात मैं कर लूंगा तो 2 दिन के पहले के पुराना पेपर उठा के देखिए, 700 रुपए के लिए लोग कत्ल करने के लिए तैयार हैं। ये आलम है वहां पे कि किस तरीके से ड्रग माफियाओं का जोर बढ़ गया है। ठीक है, पर आज हमें पिटी पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। जो बड़े सवाल है, और एक सवाल मैं करूंगा, जब आप बताते हैं कि LTA की प्रॉब्लम है, LTA एग्जाम अच्छे से करा रहा है, नहीं करा रहा है, लेकिन राज्य सरकार नींबू पानी और शिकंजी देके बहुत अच्छा कर रही है। तो जब आपका ये वक्तव्य होता है धनराज जी, तो मुझे शोले का वो सीन याद आता है कि जब अमिताभ बच्चन मौसी से कहता है कि हमारा दोस्त तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस कभी कभार दारू पी लेता है, कभी कभार चोरी कर लेता है, कभी कभार जुआ खेल लेता है। ये सरकार बहुत अच्छी है, सब कुछ कर रही है, शिकंजी पानी पिला रही है, लेकिन जो सवाल है उसको पूछने की जरूरत है, वो नहीं कर रही है। ठीक है अनित जी, ठीक है, मैं समझ गया, आपका भाव समझ गया सर। शुभेंदु भाई का आदर मेरे लिए और बढ़ जाता अगर शुभेंदु भाई आज एक नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ सर आपने सर सुनिए डॉक्टर साहब सुन तो लीजिए आपने, ठीक है, हम पे क्वेश्चन रेज किया। जब से ये पेपर लीक हुआ आपके पास हमारे डेस्क से फोन गया होगा, आप आए नहीं। नीट को लेकर सर मुझे जहां तक याद आ रहा है 7 से 8 बार तो चर्चा मैंने की है। वैभव भी उसमें रहे, वैभव सहमत हो कि नहीं भाई? नीट पर हमने बात किया है, आप नहीं आए, वो डिफरेंट थिंग था। मैंने कहा ना, दो हिस्सा है इसमें। आपके साथी आए होंगे जो पैनल आपके प्रवक्ता, उनसे पूछ लीजिएगा। इसमें 2 हिस्सा है। एक जो परीक्षा, अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार तो NTA क्या कहते हैं, नीट करवा नहीं रही। नीट करवाता है भारत सरकार का मंत्रालय, जो शिक्षा विभाग है, उसने NTA को जिम्मेदारी दी है, तो बॉस शिक्षा विभाग है। तो वो मैंने उनको क्लीन चिट थोड़ी दिया, मैंने खूब उन पर क्वेश्चन रेज किया है। आज हम दूसरे हिस्से की बात कर रहे थे, ठीक है, मैं उस हिस्से जल्दी से बोलिए। धर्मराज जी, एक सवाल धर्मराज जी, आज मेरे अंदर शुभेंदु भाई के लिए ज्यादा आदत सत्कार बढ़ जाता अगर ये बच्चों की बात, ये सरकार में रहते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री अगर ये आवाज उठाती कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो रीचेकिंग करने के लिए बच्चा फॉर्म फिलअप करता है, उसको पूरे बीजेपी के लोग, उनकी आर्मी उनको पाकिस्तानी और देशद्रोही तक डिक्लेयर कर देते हैं। क्या ये सही बात है? चलिए ठीक है, हाँ ठीक है। आप बताइए कि एक बच्चे ने फॉर्म भरा था पैसे देके कि हमारी रीचेकिंग करी जाए, उसका क्या नतीजा निकलता है? ठीक है सर, ठीक है सर, समय नहीं है ना डॉक्टर साहब। मैं निपुण जी आपके पास आता हूं सर। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, ठीक है,
और इसमें अगर हम पार्टी पॉलिटिक्स में उलझेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तो हम मूल जो उद्देश्य है उससे भटक जाएंगे। मूल, क्योंकि किसी का जो टेन्योर है वो पाक साफ तो है नहीं, सब जगह कुछ ना कुछ हुआ। पहले कहा यह जाता था कि जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं होती थी वो पाक साफ होती थी। अब तो देश जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो यूपीएससी ही है जो आईएएस आईपीएस देश को आईएफएस देता है, वही एक बचा है, बाकी अब कोई कुछ भी नहीं बचा। पता नहीं वो कब तक बचा रहेगा। तो मसला यह है कि इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, सारी सरकारों को एक सुर में गंभीरता से सोचना होगा कि कमियां कहां से हमारे स्तर पर रह रही हैं। देखिए धर्मराज जी, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, युवाओं का मुद्दा है और युवा ही देश है। ये आप मान के चलिए, देखिए हम लोग मानते हैं सिंपल 60% आबादी जिसके पास में यूथ आबादी हो, और उसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं कि दुनिया में, विश्व में भारत अपने सिरमौर पर जा सकता है इसी युवा के दम पर। जब हम युवा की बात करते हैं तो युवा तो वोट बैंक कांग्रेस का भी होगा, बीजेपी का भी होगा और आम आदमी पार्टी का भी होगा, सबका होगा। तो जब युवाओं की बात हो तो वहां पर राजनीति की बात जब करते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसको हम साइड कर दें, क्योंकि देखिए देश का भविष्य है और देश के भविष्य में सबकी सहभागिता, चाहे वो रूलिंग हो चाहे वो विपक्ष हो। बात दिल्ली की चल रही है, रेखा गुप्ता सरकार की बात चल रही है, वहां पे पंजाब को घुसा दिया क्योंकि पंजाब में हमारी एंटी पार्टियां रखी है, हमसे सत्ता गई है। तो फिर दिख जाता है कि कहीं ना कहीं आप राजनीतिक कार्ड खेल गए। अभी अमित भाई हमारे बोल गए तो पंजाब का मुद्दा छेड़ दिए। तो मैं कहीं ना कहीं बात कह रहा हूं कि जब मुद्दा इस तरह का हो तो उसको बहुत संजीदगी, और आपने बहुत अच्छी बात कही यूपीएससी, मैं पहले भी हमारी डिबेट हुई थी धर्मराज भाई इस मुद्दे पर, मैं कहता हूं कि हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो आज तक जिनके ऊपर किसी तरह का कोई भी दाग नहीं लगा है, कोई भी उनके ऊपर कोई मार्क नहीं लगा है, तो क्यों ना ऐसी संस्थाओं को सीखा जाए। एनडीए को लेकर भाई बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन हैं, यूपीएससी के रिटायर्ड मेंबर्स हैं, उनको लेकर कोई कमेटी बनाई जा सकती है, उनको हम लोग मार्गदर्शक बना सकते हैं। इन सभी संगठनों का जो अलग अलग हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम बना सकते हैं। तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं कि हमारे पास में प्रॉब्लम्स हैं, बस मैं ये मान रहा हूं कहीं ना कहीं सरकार को, विपक्ष को राजनीति छोड़कर, क्योंकि जब हम लोग इस मामले में राजनीति करते हैं, हालांकि बिल्कुल सही बात है कि राजनीति क्यों ना करें, राजनीति होनी भी चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ सकारात्मक तरीके से हो, केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तक सीमित ना रहे, हम कुछ क्रिएटिव सुझाव दें। अब क्रिएटिव सुझाव क्या होंगे, ये एक मंथन का विषय हो सकता है। हम लोग ये सुझाव रखें जनता के सामने, यही डिबेट में रखें। अमित भाई के पास कोई अच्छा सुझाव हो, हमारे वैभव भाई के पास कुछ सुझाव हो, शिवेंदु जी सुन रहे हैं उनको बताएं, शिवेंदु जी बताएंगे आगे अपने संगठन में या पार्टी में बताएंगे भाई ये सुझाव बड़ा अच्छा डिबेट में आया। तो मैं मानता हूं कि कोई ना कोई सकारात्मक विपक्ष के साथ में जुड़ जाए तो यकीन मानिए भारत का लोकतंत्र बहुत शानदार लोकतंत्र है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया है। और मैं बस एक लास्ट टिप्पणी कर दूं, बेरोजगारी पर कभी डिबेट रखवाइए धर्मराज भाई, तब हम लोग बेरोजगारी पे एक लंबी चर्चा करेंगे कि रियलिटी बेरोजगारी की क्या है, क्या कंडीशन है, क्योंकि डिबेट का मुद्दा नहीं, मैं मुद्दे चलिए सर, बिल्कुल 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 ठीक है। एक फाइनल कमेंट में 10 सेकंड शुभेंदु जी, 10 सेकंड समय नहीं है, 10 सेकंड बोल लीजिए। 91 से लेके लगातार आज तक का मैंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा। और अनिल जी आपकी जानकारी के लिए, जितने समय भी कांग्रेस सरकार में रही उसका जो एवरेज है वो 7.65 है, और अभी पीछे हमारा 3.85 था और 4.2 है, अभी 5.1 है। तो ये जानकारी आपके लिए है कि 7.65 जिनका अनएम्प्लॉयमेंट था, रेट था, वो आज हमसे पूछ रहे हैं कि ये 5.2 या 3.72 ज्यादा क्यों है। चलिए सर, समय इतनी इजाजत दे रहा। देखिए परीक्षाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं और उठने भी चाहिए, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि